हाँ बेटा नमस्कार। 11th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर आज अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगला लेक्चर शुरू करने के लिए अपन को थोड़ा सा पिछला लेक्चर भी रिमाइंड करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में अपन बात कर रहे थे जगत एनिमेलिया की, और जगत एनिमेलिया की बात करते हुए हम विशिष्ट लक्षणों को पढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे? पोषण की विधियों तक। ठीक है, अब इसके बाद में अब अगर जो क्रम रहता है अपना पढ़ने का उसमें चलें तो अब क्या आती हैं? रिप्रोडक्शन की विधियाँ आती हैं, जनन की। अगला पॉइंट इसी में क्या रहेगा कि इस जगत के जीवों में कुछ निम्न श्रेणी के प्राणियों को छोड़कर सभी में लैंगिक जनन होता है। सभी में कौन सा? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये हमने 8-9 पॉइंट इस एनिमेलिया जगत के विशिष्ट लक्षणों के पढ़ लिए। तो यहाँ तक अपना पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली के पांचों जगत अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब पांचों जगत कंप्लीट करने के पश्चात क्या आता है वो बताते हैं। अब आएगा पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के गुण। यानी मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी पंचजगत प्रणाली जो हमने पढ़ी है तो उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अच्छी विशेषताएं, जिनको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषताएं अपन यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि कैरोलस लीनियस के द्वारा जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दी गई थी उसकी तुलना में पंचजगत वर्गीकरण पद्धति ज़्यादा व्यवहारिक है और क्या है? ज़्यादा जीवों को एक उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करने वाली पद्धति है। तो पहला पॉइंट अपन क्या लिखते हैं कि यह पद्धति द्विजगत पद्धति से अधिक व्यवहारिक है। ठीक है, नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमको क्या लेना है इसमें? नंबर 2 की सबसे अच्छी विशेषता इस पद्धति की ये रही थी कि इन्होंने जो पंचजगत वर्गीकरण पद्धति का पहला जगत बनाया जिसका नाम क्या था? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में इन्होंने क्या किया है? सभी एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनकी कोशिका संरचना कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। उन प्रोकैरियोटिक संरचना युक्त जीवों के लिए एक जगत अलग बना दिया। उसके अलावा चारों जो जगत हमने पढ़े सब में क्या आया था? यूकैरियोटिक संरचना आई थी। तो ये क्या हो गई? विशेषता हो गई कि इन्होंने सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को क्या कर दिया? एक ही जगत में रख दिया। ठीक है,
तो अपन दूसरा पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि इन्होंने सभी प्रोकैरियोटिक जीव को जीवों के लिए मोनेरा जगत बनाया। ये भी क्या है, इसकी विशेषता है ना। अब तीसरी विशेषता, जिस तरीके से मोनेरा जगत इनकी विशेषता हो गई, जिसमें क्या कर दिया, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, उसी तरीके से इन्होंने एक तीसरा जगत जिसका नाम क्या है, फंजाई, उसको भी बनाया। क्यों? क्योंकि कैरोलस लीनियस की द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में इन्होंने सिर्फ 2 जगत बनाए थे, और उस दूसरा जगत जो था कौन सा, पादप जगत, जिसमें स्वयंपोषी पौधे भी रख दिए और फंजाई भी रख दिए, जबकि फंजाई स्वयंपोषी नहीं होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंजाई जगत है, फंजाई जगत प्लांटी से पृथक रखा, है ना। क्योंकि प्लांटी जगत के जो जीव हैं, जो पौधे हैं, उनके लक्षण पोषण के आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल अलग हैं, और फंजाई जगत के जीवों के या जो जीव हैं फंजाई जगत में, उनके लक्षण पोषण के आधार पर बिल्कुल अलग हैं। फंजाई और प्लांटी पोषण के आधार पर देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न है। तो कैरोलस लीनियस ने दोनों को एक ही जगत में रखा, पादप जगत में, जबकि विटेकर ने क्या कर दिया, इनको अलग अलग जगत में वर्गीकृत कर दिया। तो ये क्या है, ये भी एक अच्छी विशेषता है इस वर्गीकरण पद्धति की। अगली विशेषता क्या है, 4th, इस पद्धति में जीवों को उनके विशिष्ट लक्षणों जैसे कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण विधियां, जनन विधियां आदि के आधार पर वर्गीकृत किया, जिससे इन जीवों के विकास के क्रम का भी ज्ञान होता है। ये सबसे अच्छी विशेषता इस वर्गीकरण पद्धति की क्या है, इस पद्धति में जीवों को क्या किया गया है, उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर, जैसे कोशिका संरचना यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, शरीर संगठन एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, पोषण की विधियाँ
जनन की विधियाँ, इन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन लक्षणों के आधार पर अलग अलग जगत बनाए गए हैं। तो इससे क्या होता है, जीवों के विकास के क्रम का ज्ञान होता है कि जीवों के विकास का क्रम क्या रहा होगा। जैसे मोनेरा जगत पढ़ा हमने, प्रोटिस्टा पढ़ा, तो ये जो जगत हमने पढ़े उसके आधार पर हम भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः प्रथम जो जीव विकसित हुए होंगे वो मोनेरा जगत वाले हुए होंगे। मोनेरा जगत के जीवों में विकास का प्रक्रम जब आगे चलता गया तब क्या बने, प्रोटिस्टा के जीव बने, फिर फंजाई बना, फिर प्लांटी बना और फिर एनिमेलिया, है ना। तो इससे क्या है, विकास के क्रम का भी पता लगता है। तो ये क्या है, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के गुण। अब अपन क्या करें, गुण की जगह किसको पढ़ें अपन, इस पद्धति के दोष पढ़े जाएं, कमियां क्या हैं। तो जिस तरीके से अपन ने ये गुण पढ़े हैं उसी तरीके से अपन एक एक करके इनकी कमियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, कमियां, दोष या कमियों में भी जैसे हमने पहला पॉइंट लिया, सबसे पहली बात ये है कि इनकी जो कमियां रहीं उसमें क्या है, जैसे इन्होंने कोशिका संरचना के आधार पर जीवों को वर्गीकृत कर दिया, लेकिन कुछ जीव कोशिका संरचना के अतिरिक्त अन्य लक्षणों में दूसरे जीवों से समानता प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ है, जीव जो समान लक्षणों वाले थे वो एक दूसरे से दूर हो गए। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे एक कोशिकी शैवाल को अलग रखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, दो तीन जगतों के अपन नाम लिखते हैं। नंबर एक मोनेरा, नंबर दो प्रोटिस्टा, नंबर चार, चौथा जो जगत था इसमें फंजाई को नहीं लिख रहे अपन, प्लांटी। ठीक है ना। अब इसकी विशेषता लिखते हैं। मोनेरा जगत की विशेषता क्या है, एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक। अब प्रोटिस्टा की लिखते हैं, एक कोशिकी यूकैरियोटिक। प्लांटी जगत को लिखते हैं स्वपोषी यानी हरे पादप। ये नाम हमने क्यों लिखे हैं, इसमें तीसरा जगत कौन सा आता है, फंजाई आता है, वो नहीं लिखा क्योंकि हमें ये लाइन समझनी है कि एक कोशिकी शैवालों को अलग रखा। कैसे अलग रखा, मोनेरा जगत में, अब देखिए अपन शैवाल लेते हैं यहाँ पे, शैवाल में कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे नॉस्टॉक, केवल एक एक उदाहरण लेते हैं। यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला। तीन शैवालों के नाम लिखे हैं मैंने, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला।
ठीक है। तीनों की विशेषताएं अलग हैं। क्या अलग हैं? नॉन-स्टॉप की कोशिका संरचना कैसी है? प्रोकैरियोटिक। यूलोथ्रिक्स कैसा है? एक कोशिकी यूकैरियोटिक। क्लोरेला कैसा है? बहुकोशिकी यूकैरियोटिक। ठीक है। अब देखिए, स्वयंपोषी हरे पौधों में किस किस को रखा है इन्होंने? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी और आवृतबीजी को, इनको ही रखा है ना। अब इसमें किसको रखा है? जीवाणुओं, बैक्टीरिया। ठीक है। हम यहाँ जो ये उदाहरण पढ़ा है नॉन-स्टॉक, नॉन-स्टॉक कहलाता है साइनो बैक्टीरिया। क्या कह रहे हैं इसको? साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। नॉन-स्टॉक, एनावीना, ये साइनो बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि संरचना कैसी है? प्रोकैरियोटिक है ना। बैक्टीरिया शब्द आ रहा है, साइनो बैक्टीरिया का मतलब किस में होना चाहिए इसको? मोनेरा में। यूलोथ्रिक्स एक कोशिकी यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा का एक कोशिकी ये किस में आ गया? प्रोटिस्टा में। अब क्लोरेला बहुकोशिकी यूकैरियोटिक, शैवाल है, बहुकोशिकी है, यूकैरियोटिक है, तो ये किस में आ गया? प्लांटी में आ गया। जबकि ये तीनों ही किस में आते हैं? शैवाल में आते हैं। तीनों ही उदाहरण किसके हैं? शैवाल के हैं। और शैवाल को किस में रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है। लेकिन इन शैवालों में से यूलोथ्रिक्स प्रोटिस्टा में आता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। तो शैवाल होते हुए भी इनको अलग अलग जगतों में वर्गीकृत किया है। इसी का ये अर्थ है एक कोशिकीय शैवालों को अलग रखा गया है। मतलब एक कोशिकीय शैवालों को अलग रखने का मतलब ये प्लांटी जगत में शैवाल होते हुए भी इनको अलग जगत में रखा गया है। ठीक है। इससे क्या हुआ? अलग रखने से क्या हुआ? दूसरा पॉइंट यहीं से निकलेगा। इससे हुआ साहब समान लक्षणों युक्त जीव एक दूसरे से अलग हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हो गए। शैवाल हैं, शैवाल के सभी शैवालों के लक्षण लगभग कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। केवल अंतर किस में आता है? दो चीज़ों में अंतर आता है। किस में? एक तो कोशिका संरचना में और एक आता है उसके सुकाय संगठन में। सुकाय का मतलब जो प्लांट बॉडी बनती है उसके संगठन में। एक कोशिकी होता है, शैवाल एक कोशिकी से बहुकोशिकी तक होते हैं। तो एक कोशिकी यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में रख दिए, बाकी के शैवाल यानी प्लांटी में रख दिए। बाकी के सभी लक्षण समान है। इसका मतलब समान लक्षणों युक्त जीव क्या हो गए? एक दूसरे से दूर हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है। अगला पॉइंट, तीसरा जो विशेष है, हम बायोलॉजी में एक चीज़ पढ़ते हैं विषाणु, वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। इसको बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इसमें सजीव के गुण भी पाए जाते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। क्यों कहते हैं? क्योंकि विषाणु जब किसी परपोषी कोशिका के अंदर होता है, जब ये सजीव के लक्षण प्रदर्शित करता है,
और जब परपोषी के बाहर होता है तब ये निर्जीव कण के रूप में उपस्थित होता है, तो यानी निर्जीव के लक्षण भी प्रदर्शित कर रहा है ना। लेकिन इसको बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो एक तरह से अपन इसको सजीव मान करके पढ़ रहे हैं। और विषाणु को, अब इसका पॉइंट बन गया, विषाणु को पंच जगत वर्गीकरण में कोई निश्चित स्थान, या कोई के अलावा हटाई दो, निश्चित छोड़ो, कोई स्थान नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, इसकी कमी है कि इन्होंने बैक्टीरिया से लेकर के और एक बहुकोशिकीय बड़े वृक्ष, बड़े जंतुओं तक का वर्गीकरण कर दिया, लेकिन वायरस को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? वायरस को छोड़ दिया। तो ये कमी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पंच जगत प्रणाली के हमने क्या पढ़ लिए, गुण भी पढ़े और दोष भी पढ़ लिए। अब इससे आगे इम्पोर्टेंट है, ये गुण और दोष पूछे जाते हैं। अब इससे आगे क्या आएगा, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो पंच जगत वर्गीकरण में नहीं आई, मतलब विषाणु या वायरस को। अगला टॉपिक जो अपना शुरू होगा इसी चैप्टर में, वो अपन क्या शुरू करेंगे, वायरस शुरू करेंगे, विषाणु। ठीक है, वो अपन अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक आप गुण और दोषों को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और पांचों जगत के जो लक्षण अपन ने पढ़े हैं उनको भी पढ़िए आप। ठीक है, अपन वायरस अगले वीडियो में शुरू कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।